हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एज पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज 5 सितंबर है और इस 5 सितंबर को मैं अपने तरफ से और अपने कोचिंग के पूरे शिक्षक परिवार के तरफ से आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि ऑफलाइन क्लास बंद होने की वजह से मैं काफ़ी आप लोगों को मिस कर रहा हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने सम्मान दिया था, जिस तरह से प्यार दिया था, जिस तरह से इज्जत दिया था, है ना, वह हमेशा आदमी मिस करता है कि जब तक क्लास नहीं खुलता है। खैर कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत हमेशा मुझे थी और आप लोगों ने दिया, है ना, और उसी आपके प्यार और इज्जत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ या आप लोगों को मैं मार्गदर्शक किया हूँ, ठीक ना। मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आप लोग अपने जीवन में सफल हों, मेहनत कीजिए और एक सफलता की नई कहानी आप लिखें अपने जीवन में। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं एक शिक्षक का जो मतलब होता है वह संपूर्ण होता है ना। शिक्षक का जो मतलब होता है वह संपूर्ण होता है, यानी शिक्षक का एक जो भूमिका होती है वह एक अपने स्टूडेंट के भविष्य निर्माण की होती है। अगर हम शिक्षक के अर्थों में लें तो कहा जाता है कि शिक्षक, सी का मतलब होता है शिखर, छ का मतलब होता है क्षमा करना और क का मतलब होता है कमियों को दूर करना। यानी एक शिक्षक का जो अर्थ होता है वह ये होता है कि अपने विद्यार्थियों की कमियों को दूर करे, उनके गलतियों की क्षमा करे और उनके सफलता के मार्ग पर उनके शिखर तक पहुंचाए। यही शिक्षक होता है ना। शिक्षक की एक भूमिका, जो एक स्टूडेंट लाइफ में जो शिक्षक की भूमिका होती है, एक रोल मॉडल की तरह होती है। इसीलिए इनका जो स्थान दिया गया है वह ईश्वर के ऊपर और माता पिता से ऊपर इनका स्थान दिया गया है ना। लेकिन ये शिक्षक संघ की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि जो उनके बच्चे हैं, जो उनके पास एक उम्मीद से आए हैं, उनको उनके दिशा निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यही शिक्षक का मूल कर्तव्य होना चाहिए। साथ ही यह स्टूडेंट की भी ये मूल कर्तव्य होनी चाहिए कि कि वो टीचर का सम्मान करे, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का वह पालन करे, है ना। यही आपको स्टूडेंट की भी भूमिका होनी चाहिए। हालांकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं पटना से लेकर के सिवान तक, या आपको यूट्यूब चैनल पर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे, है ना। अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा के सपनों को नहीं टूटने दीजिएगा, है ना। जितना मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आप प्रयास कीजिएगा कि उनके सपनों को नहीं तोड़िएगा, है ना। उनके सपनों को साकार करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और आज मैं आप लोगों से इस 5 तारीख यानी 5 सितंबर को एक गुरु दक्षिणा के रूप में मांगता हूँ कि आप एक प्रण लीजिए, एक फिक्स डिटर्मिनेशन हुई कि आप अपने जीवन में सफल होंगे, है ना। आप अपने जीवन में सफल होंगे। समझिएगा, यहाँ पे टीचर की जो भूमिका होती है वह एक ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले वो जो खिलाड़ी होते हैं उनको ट्रेनर के रूप में होती है। हमारे पास आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी अलग अलग क्षमताएं होती है ना। सिखाता तो सबको हूँ, लेकिन अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कोई एसएससी में जाता है, कोई रेलवे में जाता है, कोई बीपीएससी में जाता है, कोई सिविल में जाता है, या तो उसका अलग क्षेत्र भी हो जाता है। तो उस तरह वो अपना क्षमताओं के अनुसार वो अपने क्षेत्र को चुनते हैं। लेकिन भूमिका टीचर की ही जो होती है वह उनको उनके प्रतिभाओं को निखारने का काम करता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने मम्मी पापा का सम्मान कीजिए, उनके सपनों का सम्मान कीजिए, उनको सपनों को पूरा कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, है ना। ये हमारी शुभकामनाएं रहेगी आप लोगों के साथ। साथ ही सरकार की जो नीतियाँ चल रही है, क्या करेंगे इतना, हालांकि इसका बेनिफिट मिलेगा जो सरकार के खिलाफ जो हम लोगों ने मुहिम छेड़ा है, आप लोगों के सहयोग से इसका बेनिफिट मिलेगा और
अगर देखें तो रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। जिस तरह एग्ज़ाम के डेट आने शुरू हो गए हैं उस तरह जल्दी ही सरकार हमारी बातों को सुनेगी। हालांकि गलती हम ही लोग की है कि हम लोग उस उम्मीद पे ऐसे सरकारों का निर्माण, ऐसे सरकारों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं जो झूठे आश्वासन देते हैं, और झूठे आश्वासनों पे हम विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करने का नतीजा ये होता है कि हमारे साथ और आपके साथ धोखा किया जाता है, छला जाता है, क्योंकि ये आश्वासन इतने झूठे होते हैं कि जी इसमें विश्वास करना संभव नहीं है। क्योंकि ये लोग उस झूठे आश्वासनों पर ही अपने सरकार बना लेते हैं कि हम अगर सरकार में आते हैं तो बेरोजगारों के लिए ये देंगे वो देंगे, और कुछ नहीं देते हैं, है ना। हम वर्तमान सरकार की ही बात करें, वर्तमान सरकार क्या, इसके पीछे वाले चाहे कांग्रेस की सरकार हो, राजद की सरकार हो, बीजेपी की सरकार या जदयू की सरकार हो, सबका वही है, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये केवल राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति का मतलब दूसरा होता है। ये राजनीति के आड़ में अपना व्यापार कर रहे हैं, है ना। ये राजनीति के आड़ में व्यापार कर रहे हो, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वास्तव में आप लोकतंत्र, भारत में स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आपके दरवाजे पे आने वाला जो भी एमपी एमएलए का प्रतिनिधि होगा, अगर वोट मांगने के लिए आता है तो सीधे आप उससे एक ही प्रश्न पूछिएगा कि आपको हम क्यों वोट दें, आप हमारी समस्याओं को कहाँ तक निदान किए हैं, बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, वह उसका क्या जवाब देता है। हालांकि भारत में स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना में सभी योग्यताओं को रखा गया है, लेकिन शिक्षा को नहीं रखा गया है, और यही सबसे बड़ी भारतीय लोकतंत्र की कमी है कि शिक्षा भारतीय लोकतंत्र का आधार नहीं है, योग्यता का आधार नहीं है। निसंदेह यदि योग्यता भारतीय लोकतंत्र के स्थापना का आधार होता, योग्यता का आधार होता, तो आज जितने अंगूठे छाप, जिनको कुछ ABCD कुछ भी नहीं आती है, वह सरकार में मंत्री बने बैठे हुए हैं, सदस्य बने बैठे हुए हैं, अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं, जिनको कुछ जानकारी नहीं है, केवल अपना फ़ायदा होना चाहिए, दूसरे के उनके कमियों से उनको क्या उनकी परेशानियां हो रही उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर ये भी शिक्षित होते तो समाज से जुड़े होते, समाज की कमी दुर्दशाओं को देखे होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम नीचे से उठे हुए हैं, गरीबों को स्थिति देखे हुए हैं, लेकिन ये देखने के बाद इनको अगर हम कहें तो ये गरीबों की मसीहा नहीं है, बल्कि ये पूंजीपतियों के मसीहा हैं। इनको अंबानी और अडानी परिवार से ज़्यादा प्यार है, आपको गरीबों से ज़्यादा प्यार नहीं है। गरीबों से जो प्यार है वह केवल दिखावा है, एक छलवा है। यह गरीबों से प्यार इनका एक छलवा है, दिखावा है, बाकी इनका कुछ नहीं है। मन के बात में ये आपको चिकनी चुपड़ी बातें कर देना, लोगों को झूठी आश्वासन दे देना, मन बहला देना, वही है। लेकिन जो भी इनकी नीतियाँ काम करती है वह आपको अंबानी और अडानी जैसे धनाढ्य पूंजीपतियों और परिवारों के लिए इनकी नीतियाँ काम करती है। एक यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ, समझिएगा आप लोग। मैं जानता हूँ कि बहुत ऐसे मेरे छात्र हैं जो मेरे बातों से असहमत हैं। वो असहमत इसलिए हैं कि अभी भी उनके माइंड में ये व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष की जो नीतियाँ इनको अंदर डाल दी गई है ना, मालूम नहीं इनको सोचने समझने की क्षमता कहाँ रह गई है कि गलत को गलत नहीं देखना चाहते हैं, ठहराना चाहते हैं। बस ये पार्टी विशेष से टिके हुए कि हमारे लिए सही है। अरे ठीक है, वो आपके लिए सही है, लेकिन आपके लिए क्या किया आप तो देखो। परिवार में जाकर देखिएगा, एक जो मम्मी पापा हैं जब आपको पढ़ाने के लिए पटना, सिवान या कहीं भी बिहार के या भारत के किसी भी कोने में अगर भेजते हैं तो ये उम्मीद करके भेजते हैं कि काश मेरा बेटा अब गया है और पढ़ेगा और नौकरी लेगा और नौकरी लेने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। लेकिन आप तो यहाँ से पटना, दिल्ली या कहीं भी इलाहाबाद पढ़ने के लिए चले गए। नतीजा क्या हुआ, आप पढ़ रहे हैं, फॉर्म डाल रहे हैं, फॉर्म तक टोटल नोटिफिकेशन सही है, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है आपके साथ, आप सोचने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए राजद खाने के लिए नहीं दे देगा, कांग्रेस खाने के लिए नहीं दे देगी, बीजेपी खाने के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी खाने के लिए नहीं देंगे। जो गलत है वो गलत का विरोध करना सीखिए, नैतिक बल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिस दिन नैतिक बल को स्ट्रॉन्ग कर लिए और गलत को गलत कहना स्टार्ट कर दीजिएगा, उसी दिन से समाज
समाज, देश, संस्था बदलना शुरू हो जाएगा। केवल एक आदमी से विरोध करने से नहीं होगा, गलत को गलत कहने वाले के लिए पूरा समूह होना चाहिए, वो भी धरातल से आएंगे, तभी जाकर यह संभव है। समझिएगा, एक उदाहरण देता हूँ मैं। इसके पहले बीजेपी सरकार के पहले कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के सरकार में मुकेश अंबानी ने जगह जगह पर पेट्रोल पंप खोला था। शायद आप लोग को याद होगा, है ना, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सर का गवर्नमेंट था, कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, मैं कांग्रेस की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, एक बात जान लीजिए, ये आप लोग गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि मैं कांग्रेस की नीतियों का समर्थन कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की नीतियों का भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि वो भी हमारे साथ छलवा किया है, हमारे बेरोजगारों के साथ छल्ला किया है, इसलिए हम उसकी सपोर्ट नहीं करें। हम कुछ नीतियाँ बता रहे हैं, क्योंकि हम व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष से नहीं है। जो जिसकी जो कमी वो बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और जो सही वो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में मुकेश अंबानी ने पेट्रोल पंप खोला, हर जगह उन्होंने रिलायंस पेट्रोल पंप खोला, लेकिन वह पेट्रोल पंप नहीं चल पाया। कारण ये था कि जो सरकार की जो सब्सिडी थी पेट्रोल पे, वो भी चाहते थे कि हमें मिले, लेकिन मनमोहन सरकार ने सीधे मना किया कि नहीं, हम इसका कोई आपको सब्सिडी नहीं देंगे। अंततः मुकेश अंबानी को पूरे देश में जो पेट्रोल पंप खोले थे, रिलायंस पेट्रोल पंप को बंद करना पड़ गया। हालांकि जो पेट्रोल पंप खुले थे वह काफ़ी सुविधाओं के साथ खोला गया था कि एक जगह जाकर हम नाश्ता कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, पेट्रोल भरवा सकते हैं, ये उन्होंने किया था। लेकिन पेट्रोल पंप बंद हो गया। वहीं पेट्रोल पंप जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो खुल गई। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं सरकार उन पूंजीपतियों को सपोर्ट कर रही कि नहीं। और एक उदाहरण लेते हैं, मुकेश अंबानी ने जियो सिम बांटना शुरू किया, और उन्होंने दिया था कि शुरू के 6 महीने हम फ्री बात करेंगे और फ्री डाटा यूज देंगे, फ्री डाटा देंगे और फ्री कॉलिंग करेंगे, इन्होंने दिया था फ्री में, है ना। अब बताइए, जो कम्युनिकेशन आपको एयरटेल चाहे जियो चाहे जो आइडिया जो भी हो, 1 महीने के लिए 249 584 के कितना लेता है, तब 1 महीने का डाटा देता है। और जिस दिन आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, उसी दिन सुविधाएं बंद कर देता है। और मुकेश अंबानी ने 6 महीना लगातार फ्री कॉलिंग और डाटा दिया था। लालू यादव ने, चाहे कुछ भी हो, उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हों, हाँ, उन्होंने मजाकिया लहजे में एक बात कही थी कि बनिया फ्री में आटा नहीं देता, ये डाटा कहाँ से देने लगा। इस बात को गौर कीजिएगा, उन्होंने मजाकिया लहजे में ही कहा था, लेकिन जो बात कही थी वह उसमें कहीं ना कहीं वास्तविकता थी कि आखिर बनिया फ्री में आटा नहीं देता, डाटा कहाँ से देना लगा। कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग था, तभी ना हुआ ये, है ना। तो ये आपकी नीतियाँ हैं। हमारे मोदी बाबा आए तो आने के बाद इतने झूठे आश्वासन दिए। हालांकि पहली सरकार में नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बेरोजगारों के लिए तो छोड़िए, बेरोजगारों के लिए इन्होंने काम ही नहीं किया, लेकिन आधारभूत संरचनाओं में इन्होंने बहुत काम किया। लेकिन जैसे इनके विपक्ष विहीन सरकार बनी, इन्होंने डिक्टेटरशिप सरकार चलाना शुरू कर दिया। किसी की बात को, क्योंकि विपक्ष तो है ही नहीं, मान लीजिए एक तरह से हम कहें तो केंद्र सरकार आपको कॉन्ट्रैक्टर है और विपक्ष आपको ठेकेदार है, और इसके आसपास इससे जुड़ने वाले जितने पार्टियां हैं इसके दलाल हैं, है ना। ये मिलजुल करके हम मिला जुला कर कहें कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और मिलजुल करके अपना फ़ायदा देख रहे हैं। जनता जाए भाड़ में, उनसे कोई मतलब इनका नहीं है। हमारे मोदी बाबा आए तो इतने झूठे आश्वासन दिए कि लोगों को लग गया कि नहीं, यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। यहाँ तक कि मैं भी भारत के प्रधानमंत्रियों में कंपैरिजन करने लगा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर भारत के सबसे स्ट्रांग प्रधानमंत्री मिले हैं, नीतियाँ बनाने में मिले हैं, नीतियाँ बनाने के लिए मिले हैं, तो नरेंद्र मोदी मिले हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने देश को एक अंधकार के पथ पे ले जाने का काम किया है, मैं इनकी नीतियों के एकदम खिलाफ हूँ, है ना। एकदम इनकी नीतियों का खिलाफ हूँ। इनकी कोई भी योजनाएं सफल नहीं हुई। आश्वासन दिया इन्होंने, काला धन का सपना दिखा दिया कि काला धन को समाप्त करेंगे, और काला धन का सपना दिखाकर इन्होंने आरबीआई के खजाना को खाली कर दिया। हालांकि अभी 70 सालों के रीजन में किसी भी गवर्नमेंट ने जो केंद्र सरकार की जो लिक्विड मनी जो आरबीआई में रखी गई थी वह किसी ने नहीं निकाला, इन्होंने उस पैसे को निकाल दिया। साथ ही इन्होंने रोजगार का सपना दिखा करके बेरोजगारी के मार्ग पर लोगों को ला दिया, और शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगार के राह पर लाकर खड़ा कर दिया, और बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो।
आत्मनिर्भर बनने का मतलब यही होता है कि पकौड़ा तलवाएंगे और खिलौना बनवाएंगे, यही आपकी आत्मनिर्भरता है। निर्भरता का मतलब होता है कि उसको आपको कमर्शियल एजुकेशन दीजिए, कमर्शियल एजुकेशन देखने के बाद रोज़गार आप पैदा कीजिए, है ना, और रोज़गार पैदा करने के बाद उनको रोज़गार दीजिए। आप कहते हैं, आपके मंत्री और आपके एमएलए एमपी कहते हैं कि शिक्षित बेरोजगार ही रोज़गार देने का काम करे। जब उसके पास खुद रोज़गार नहीं है तो रोज़गार कहाँ से देगा? पहले आप उसको उस रोज़गार लायक बनाइए, तब ना और किसी को रोज़गार देगा। तो ये इनकी हाल है ना। इन्होंने कहा था किसानों को कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगुना कर देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि किसानों की आय को दुगुना कर पाएंगे, है ना। यहाँ किसानों की बात से मुझे याद आ गया, यहाँ देखिएगा बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं अपने प्रोडक्ट को जब निकालते हैं, प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, तो वह उद्योगपति उस प्रोडक्ट का उत्पादन का प्राइस निर्धारित करने का अधिकार है उसे। यानी जो उद्योगपति है, अगर मान लीजिए शर्ट बनाया, एक उद्योगपति शर्ट को बनाता है तो उस उद्योगपति को ही शर्ट का प्राइस निर्धारित करने का अधिकार है। लेकिन बेचारा एक किसान जो भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, वह मर मर करके पसीना निकाल करके, खून पसीना से निकाल करके अपने कृषि करता है, पैदावार उत्पन्न करता है, और पैदावार उत्पन्न करने के बाद उस किसान को अपने पैदावार का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। मूल्य निर्धारित आप करते हैं कि आप कितने में, आपको कितने में सामान, आपके फसल को खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा, और किसान कुछ नहीं करता है, जो बेचारा उतना मेहनत करता है। इसी तरह इन्होंने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया कि बुलेट ट्रेन हम चलवाएंगे, और पूरा ट्रेन को ही, रेलवे मिनिस्ट्री को ही इन्होंने बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इन्होंने एक जगह भाषण दिया था, खुद मैं अपने मुंह से सुना था, इन्होंने कहा था पूरे भरी सभा में कि आप लोग 20-25 साल होने के बाद आप लोग रेलवे से जुड़े होंगे, और मेरा रेलवे से नाता जन्म जन्मांतर का है। सबसे ज़्यादा रेलवे से प्यार किया तो मैं किया, क्योंकि रेलवे की पटरियों पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे मेरी ज़िंदगी बची है। इसलिए आप लोग गलतफहमी में मत रहिए, मैंने कभी रेलवे को प्राइवेटाइजेशन नहीं करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले उन्होंने रेलवे का निजीकरण किया, है ना। ये इनके आश्वासन है। अब क्या हम इनको विश्वास करें? जितना ये झूठ बोलते हैं, इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने अभी तक नहीं देखा था, है ना। रही बात है इनके विदेश नीति की, मुझे नहीं लगता कि इनके विदेश नीति सफल है। अगर इनकी विदेश नीति सफल होती तो आज भारत के पड़ोसी देश इनको आंख नहीं दिखाते, है ना। ये इनका कंडीशन है विदेश नीति का, है ना। छोड़िए इनकी बातों को, मैं यही कहता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए और मुहिम काम आएगा। सरकार से कोई उम्मीद मत कीजिए, और मैं कहता हूँ फिर आप लोगों को कि आप लोग सरकार बदलने का प्रयास कीजिए, है ना। मैं नरेंद्र मोदी को भी ये कहता हूँ कि आप अपने नीतियों में सुधार लाइए। बीजेपी सरकार को मैं कहता हूँ कि आप अपने नीतियों में सुधार लाइए। नीति में सुधार लाएंगे तो युवा आपके साथ है, नहीं लाएंगे तो युवा आपके साथ नहीं है। अगर हम बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार तो पूरी कम्युनी सरकार है। ये तो हमारे जो कुशासन बाबू हैं, इनका पहले इनका नाम था आपको सुशासन बाबू। सुशासन बाबू के नाम के बाद इनका नाम हुआ पलटू राम। पलटू राम के बाद इनका नाम हुआ आपको कुर्सी कुमार, और कुर्सी कुमार के बाद इनका नाम हुआ है कुशासन बाबू, है ना। इनको ये तो आँख नाक सब बंद कर लिए हैं कि मुझे कुछ नहीं लेना देना बिहार के जनता से। वो मर रही है, खा रही है, भूखमरी कर रही है, दंगे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, चोरी हत्या डकैती हो रही है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं, बस अपनी कुर्सी बची रहे, यही है। कहते थे कि राजद के सरकार में जंगल राज था, अरे आपके सरकार में तो महा जंगल राज है। और एक छोटका मोदी है, छोटका मोदी तो कुछ आता ही नहीं है, मालूम नहीं है पढ़ाई के लिए पढ़ा है कि नहीं, ये भी मुझे नहीं मालूम, है ना। जब कुछ पटना में ऐसी परिस्थिति आती है तो हाफ पैंट पर भाग कर चला जाता है दिल्ली वाले आवास पर कि वहाँ हम सेफ बने रहेंगे। जब परिस्थिति आती है पटना में बाढ़ का चाहे किसी चीज़, तो भाग कर जो दिल्ली चला जाए वो जनता का सेवक होगा, जनता का सेवक होगा। ये जनता का सेवक नहीं होते हैं। हमारे कुशासन बाबू ने मानव श्रृंखला बनाई थी। मानव श्रृंखला किस चीज़ की भाई? मानव श्रृंखला बनाई थी दहेज प्रथा के विरुद्ध, नशाखोरी के विरुद्ध इन्होंने मानव श्रृंखला बनाई थी। और माशाअल्लाह इनके मानव श्रृंखला पूरी सफल हुई। इनके कथा अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, हमारे शिक्षित युवा बेरोजगारों के अनुसार इनकी मानव श्रृंखला सफल नहीं हुई, लेकिन इनके चापलूसों और इनके मंत्रियों और इनके मुँहों से कहा गया कि सफल हो गई। मैं इनको एक चैलेंज देता हूँ कि ठीक है, आपकी मानव श्रृंखला सफल हो गई, एक बार बेरोजगारों की भी मानव श्रृंखला बना दीजिए, बेरोजगारों की मानव श्रृंखला बना दीजिए, और ये देखिए आपको
आपकी दोनों जो मानव श्रृंखला बनी है ना, उससे भी अगर लंबा नहीं हो जाता है मानव श्रृंखला, तब कहिएगा कि क्या दशा होती है। गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में आपको बेरोजगारों के मानव श्रृंखला का सबसे बड़ा नाम होगा। मैं बिहार के मैं क्या बात करता हूँ, मैं पूरे भारत के मैं अपने शिक्षित युवा बेरोजगारों की मैं बात करता हूँ, पूरे बेरोजगारों की मैं बात करता हूँ कि ना, कि उनकी सबसे लंबी लाइन होगी आपको मानव श्रृंखला में। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अपनी पोजीशन डाउन होगी, है ना। लोग हम लोग को नहीं पूछेंगे, ये इसी तरह जानते हैं। और अब क्या निर्णय ला रहे हैं, नियम ला रहे हैं कि 50 साल बाद अब लोगों को रिटायर किया जाएगा, उनके कार्यों को समीक्षा किया जाएगा और समीक्षा करने के बाद उनको रिटायर किया जाएगा। अरे क्या आप लोग फैसला ले रहे हो भाई, है ना। खुद आप लोग 75 साल 80 साल में आप लोग राजनीति कर रहे हो, हैं, पैर और मुड़ी कब्र में डूबा हुआ है, उसके बाद भी आप लोग कुर्सी संभाले हुए हो। और जो सरकारी सेवक है जो मेहनत कर रहा है, उसको आप कह रहे हो कि इसको कार्य क्षमता का मूल्यांकन करके उनको रिटायर किया जाए। रिटायर तो पहले आप लोग को किया जाना चाहिए। आप लोग को 50 साल के बाद राजनीति नहीं करनी चाहिए, कि राजनीति का जो क्षेत्र है वह युवाओं के हाथ में होनी चाहिए कि वह निर्णय लें। आप लोग जैसे जो निःशक्त हैं, जो चोर लोग हैं, इन लोगों के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए, है ना। और ये बहुत जल्दी समय आएगा कि सत्ता युवकों के हाथ में होगा, आप लोगों के हाथ में नहीं होगा, है ना। हमारे मोदी बाबा कहते हैं कि फ्री में अनाज दे रहे हैं, फ्री में पैसा दे रहे हैं। अरे कहाँ से दे रहे हैं। आज लगभग भारत में मैं बात करूं तो 6 करोड़ सरकारी कर्मचारी है जिनका आपने टीएडीए काटा है। बताइए, एक व्यक्ति से 1-1 लाख रुपया ऊपर रहा है टीएडीए जो आप काटे हुए हैं, है ना। वो 1-1 लाख रुपया हुआ, 6 करोड़ का जो आप टीएडीए काटे हैं, बताइए वो पैसा कहाँ गया, है ना। ये पैसे का कोई हिसाब नहीं है। आपके लोग जो चापलूस हैं, आपके जो अंधभक्त हैं, वह केवल यही देखे मोदी जी ने इतना किया, मोदी जी ने इतने किया। मोदी जी ने कहाँ से कितना पैसा लिया, इसका कोई हिसाब नहीं है। छोड़िए इन बातों को, मुझे किस नहीं मतलब है, मुझे आपकी नीतियों से नहीं मतलब है। जिस तरह आपकी नीतियां हैं उस तरह पीछे वाले सरकार की नीति थी, वही आने वाले सरकार की नीति होगी। क्योंकि जब तक लोकतंत्र में शिक्षा नहीं होगा, तब तक आप जैसे लोग महामूर्ख लोग ही शासन चलाएंगे और हम लोग उसके अधीन शासित होते रहेंगे। क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है ये भीड़ तंत्र है। भारत का जो लोकतंत्र है यहाँ भीड़ तंत्र है। यहाँ मूड़ी को गिना जाता है, योग्यता को नहीं गिना जाता। जिस दिन योग्यता को आधार बना दिया गया लोकतंत्र में, चुनाव के लिए योग्यता को आधार बना दिया गया, उस दिन आप लोग स्थिति दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। लेकिन नहीं होगा, मैं जानता हूँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोग ही नियम बनाने वाले हैं। ये लोकतंत्र में योग्यता के आधार को आप ही लोग बनाने वाले हैं, मेज थपथपाकर, और आप ही लोग बिना सब करने वाले हैं, नियम बनाने वाले हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि अभी लोकतंत्र में योग्यता का आधार नहीं बनेगा। एक बात जान लीजिए। और एक मैं बात बता दूं, हमें वोट देने का अधिकार है लेकिन नेता चुनने का अधिकार नहीं है। वो इसलिए कि नेता राजनीतिक पार्टियां चुनती है, चाहे वो चोर को चुने, बलात्कारी को चुने, अपराधी को चुने, और वह निर्वाचन क्षेत्रों में भेज देती है। और हम लोग जिस पार्टी विचारधारा से प्रभावित होते हैं वह हमें वोट देने की मजबूरी हो जाती है ना। तो ये, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस दिन जनता को नेता चुनने की अगर आज़ादी हो गई ना, उस दिन देश बदल जाएगा। और मैं नवयुवकों से यह उम्मीद करता हूं, निवेदन करता हूं कि नेता चुनने का प्रयास कीजिए। राजनीतिक पार्टियों द्वारा भेजे गए नेता चुनने का प्रयास नहीं कीजिए। अगर निर्दलीय है, अगर वो आपके लिए अच्छा है तो उसी को चुनिए, है ना। निर्दलीयों की अगर सरकार बन गई, अगर अच्छे साफ सुथरे छवि के हैं, जो विकासवान है, जो विकास करने वाला है, अगर निर्दलीय है तो उसको चुनने का प्रयास कीजिए, न कि किसी पार्टी विशेष के नेताओं को चुनने का प्रयास कीजिए जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे हमें और आपको बांटता हो और आकर के यहाँ जाति के आधार पे चुनाव लड़ता हो। क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ हैं जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वहाँ पे अपने प्रतिनिधियों को भेजती है कि यहाँ पे ये धर्म का वोट है, यहाँ पे इस जाति का वोट है, यहाँ वोट मिलेगा। जिस दिन हम जाति धर्म से ऊपर उठ जाएंगे और ऐसे व्यक्ति की जो पार्टी से संबंधित नहीं है लेकिन वह साफ सुथरे छवि का है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसको जिताने का प्रयास कीजिए, वही हमारे लिए काम करेगा और उस पर हम अधिकार भी बना सकते हैं, है ना। तो ये हमारा आपको लोकतंत्र की, एक स्वतंत्र लोकतंत्र और साफ सुथरे लोकतंत्र की स्थापना होगी, ठीक ना। तो ये हमारा आपको सुझाव है
लेकिन आगे हम लोगों का लड़ाई चलता रहेगा। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और लड़ाई जारी रहते हुए वह हमारे अगर मांगों को पूरे कर लेती है, सही समय पे हमें क्या चाहिए, रोजगारों को क्या चाहिए भाई, रोजगार को बेरोजगारों को ये चाहिए कि सही समय पे नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का दे दे, सही समय पे एग्ज़ाम ले ले, भ्रष्टाचार मुक्त एग्ज़ाम ले और सही समय में ज्वाइनिंग दे दे। बाकी आप क्या करते हो आप समझो, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन इस व्यवस्था में बेरोजगारों को तो आप लोग मत घसीटिए। मीडिया तो हटा ही दीजिए, मीडिया तो हमारे बातों को उठाना ही छोड़ दी है ना। वह केवल अपना ही टीआरपी बढ़ाने के लिए जो अच्छा लगता है वही दिखाता है। और मुझे लगता है कि भारत के बहुत ऐसे प्रबुद्ध वर्ग या युवा हमारे हैं जो न्यूज़ चैनल को अब नहीं देख रहे हैं। क्या देखेंगे, दिन सुबह से शाम तक वहीं घिसी पिटी कहानी आपको मिल रही है जो उसको देखने को मिल रहा है, इसलिए कोई देखना बंद कर दिया है, ठीक ना। तो रणनीति तो इतना ही, फिर मैं आपको शुभकामनाओं के साथ बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि बाबू आप लोग पढ़ाई कीजिए। सरकार की नीतियाँ के खिलाफ हम लोग बोलेंगे और बोलते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं मांगी जाती है, हम बोलेंगे। हालांकि सरकार से, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार है, उससे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमें कोई इससे खुन्नस है। बस हमारी मांगों को पूरा करे, वही हमारे सबसे बड़ी सरकार होगी, चाहे वो कोई भी हो, है ना। वो अगर सही समय पे शिक्षा दे, बेरोजगारी दे। आप बात कर रहे हैं, यहाँ आ गया याद मुझे, नई शिक्षा नीति और आपको NRA है ना, जो CET है, ठीक समझिएगा, मुझे नहीं लग रहा यह सफल होने जा रहा है। क्योंकि अगर नई शिक्षा नीति की बात करें तो नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आपको स्मार्ट स्कूल होनी चाहिए, स्मार्ट टीचर होने चाहिए, स्मार्ट सिस्टम व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन नई शिक्षा नीति वह सैद्धांतिक के धरातल पे व्यवहारिकता में नहीं है। 2021 में देखिएगा, ये नई शिक्षा नीति में इतनी खामियां हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये सफल हो पाएगा, है ना। सफल नहीं होने के पीछे मुख्य रीज़न यही है कि जब तक स्मार्ट टीचर नहीं होंगे, स्मार्ट स्कूल नहीं होंगे, तब तक ये नई शिक्षा नीति लागू नहीं है। क्योंकि नई शिक्षा नीति की जो व्यवहारिकता दी गई है वह काफ़ी लोक लुभावने हैं, जिसको देखने के बाद तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सफलता मिलेगी कि नहीं इसमें अभी शक की गुंजाइश है, मुझे नहीं लग रहा होगा। इसी तरह आपको NRA है यानी CET है, CET को लागू किया जाए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले पेपर लीक पर्चा, भ्रष्टाचार, ऑनलाइन फ्रॉडिंग जब तक नहीं रुकने जा रही है, एग्ज़ाम का फ्रॉडिंग जब तक नहीं रुकने जा रही है, तब तक ये भी सफल नहीं होने जा रही है। अरे सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को तो मजबूत कीजिए, उसमें जो भ्रष्टाचारी पड़े हुए हैं उनको तो हटाइए, है ना। जब तक इनको नहीं हटाएंगे तब तक ये सफल कहाँ होने जा रहा है। खैर छोड़िए, जो भी हो, हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिलवा शिकायत नहीं है। बस बेरोजगारों के मुद्दे को वह संज्ञान में ले और उनको रोजगार दे। मैं बता दूँ, दक्षिण भारत की तरह अगर उत्तर भारत में भी अगर उद्योग होते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरे जितने भी भारत के युवा शिक्षित बेरोजगार हैं वह रोजगार के लिए आपसे नहीं कहते, वह कहीं ना कहीं अपने रोजगार में लग जाते, या तो पढ़ के लगते या टेक्निकल डिग्री लेकर के लगते। जिस तरह दक्षिण भारत के बच्चे हैं वह अपना पढ़ने के बाद अपने रोजगार कर लेते हैं, किसी कंपनी में लग जाते हैं, उस तरह उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर भारत में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, कोई भी कायदे का उद्योग नहीं है जिसमें जाकर वह काम कर सके। यहाँ पे एक ही उद्योग है, वह है सरकारी नौकरी, उनके लिए वही उद्योग है ना। और उसी लिए वो बच्चा मेहनत करता है या गार्जियन मेहनत कराता है, चलो हमारा बच्चा एक सरकारी नौकरी पा जाएगा। अगर यहाँ पे उद्योग रहते तो ऐसी समस्याएं नहीं होती। भारत सरकार, बिहार सरकार या उत्तर सरकार को मैं ये निवेदन करता हूँ कि छोड़िए और कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पे उद्योग लगा दीजिए। देखिए आपको बेरोजगारी की समस्या कितनी जल्दी दूर होती है। कोई नहीं चाहेगा कि हम पढ़ करके नौकरी लेने का प्रयास करें, कोई यही
चाहेगा कि हम तुरंत हम इंटरमीडिएट हाई स्कूल या ग्रेजुएशन करके हम नौकरी करना शुरू कर दें प्राइवेट फर्मों में। लेकिन इधर के बच्चों की सबसे बड़ी मजबूरी है, तो जाए कहाँ? उनके पास कोई साधन भी तो नहीं है, यहाँ का आपको उद्योग नहीं है, तो रोजगार हम कहाँ से जाकर वो नौकरी करेंगे? यहाँ तो उसको या तो उत्तर प्रदेश आपको दक्षिण भारत में जाएँ या पश्चिम भारत में जाएँ, जहाँ ऑलरेडी उनके साथ क्षेत्रवाद के आधार पर भेदभाव किया जाता है, भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है, और आप उसकी अगर कुछ किया भी जाता है तो आप लोग उसके विरुद्ध संज्ञान नहीं लेते हैं कि हमारे क्षेत्र के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है ना? तो सबसे पहले आप उद्योग ही तो लगा दीजिए, उद्योग लगा दीजिए, देखिए समस्याएं कितनी जल्दी समाधान हो जाती है। आज महामारी के रूप में देखें तो जो बेरोजगारी है सबसे बड़ा महामारी के रूप में उभरी है, और हमारे मोदी बाबा इनका तो 1 नेशन 1 प्लान है। 1 नेशन 1 प्लान में हम अगर देखें तो वो आपको 1 नेशन 1 फ्लैग, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 नेशन 1 आपको टैक्स, 1 नेशन 1 एग्ज़ाम, है ना? तो ये सभी इनका 1 नेशन है ना? 1 नेशन 1 कार्ड है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 नेशन 1 डिजीज भी इन्हीं का अब है ना? जिस तरह से आप इस पे रोक नहीं लग पा रहा है या नीतियाँ नहीं बनाई पा रही है, तो मुझे लग रहा है कि सब आपका 1 नेशन 1 प्लान पे ही चल रहा है ना? इसको दूर करने का प्रयास कीजिए। नीतियाँ ज़्यादा बना देना सफलता का परिचायक नहीं है। नीति 2 ही बनाइए, लेकिन प्रयास कीजिए कि वो सफल हो जाए। आज जिस तरह देश में मालूम नहीं मीडिया आपको नहीं दिखा रही है, जितने आंदोलन हो रहे हैं हर क्षेत्र में, आपको भ्रष्टाचार के क्षेत्र में आंदोलन हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन हो रहे हैं, बेरोजगारी के क्षेत्र में आंदोलन हो रहे हैं, मीडिया आपको नहीं दिखा रही है, आपके लोग आपके तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आप 5 ही नीति बनाइए, लेकिन प्रयास कीजिए कि वो 5 नीति सफल हो। 50 नीति बना दीजिए और एक ही भी नीति ना सफल हो, तो ये आपके लिए घातक है, आने वाले समय के लिए घातक है, ये मैं कहूँगा, ठीक ना? आज जो बच्चा है, बताइए, एजुकेशन को आपने बंद कर दिया, पूरा एजुकेशन हब को आपने बंद कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूं कि बच्चों को ज़्यादा बीमारी होती है, कोरोना इफेक्टिव होती है, तो उनको आपको 1 से लेकर के नर्सरी तक बंद कर दीजिए, लेकिन हायर और मिडिल और हायर एजुकेशन को तो चालू रखिए आप, हैं? जो पटना में, दिल्ली में, इलाहाबाद में जो बच्चा पढ़ रहा था, वहाँ रूम छोड़ करके आया, उसका किराया अलग लग रहा है। जो आप परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, वो डेट दिया जा रहा है, वो तैयारी नहीं किया है, क्या दशा होगा? एक तरह से सोसाइटी तो करेगा, जब उसकी तैयारी नहीं होगी तो। पढ़ने वाले बच्चे हैं जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, फेल होंगे तो क्या होंगे? वह सोसाइटी तो करेंगे, है ना? और इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग होंगे इसके जिम्मेदार, ठीक ना? तो प्रयास कीजिए कि आप लोग पूरी नीतियों को सही करने का प्रयास कीजिए, है ना? 2 ही नीतियाँ बनाइए, लेकिन सफल करने का आप लोग प्रयास कीजिए। मैं यही कहूँगा आप लोगों से, ठीक ना? फिर हम नेक्स्ट आप लोग को कुछ और नीतियों को लेकर आऊँगा, ठीक ना? तब तक मैं ये अपने छात्रों से जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, जो मेरे कोचिंग से जुड़े हुए हैं, है ना, इन सभी छात्रों को मैं सहृदय शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग मेहनत कीजिए। सरकार नीतियों को बदलेगी और हमारी मांगों को सुनेगी, इतना उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी की नीतियों को नहीं सुनेगी। अगर नहीं सुनेगी तो इसका खमियाजा उनको भुगतना होगा। अभी बिहार का चुनाव आ रहा है, इस बिहार के चुनाव में हमारे कुशासन बाबू को इस विरोध को तो झेलना ही पड़ेगा और इसका परिणाम उनको मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप ईमानदारी से पढ़िए और मेहनत कीजिए, नौकरी मिलेगी। आप लोग केवल मेहनत कीजिए। मान लीजिए डेट आ जाता है एग्ज़ाम का तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप मेहनत कीजिए और फिर जैसे ही कोचिंग खुलता है तो हम आपसे मिलने का प्रयास करेंगे, या तब तक क्लास हमारा इस पे चलता रहेगा। रहने देते इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद।